हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हैं? हो सब बहुत बढ़िया होंगे। कैसे चल रही है आपकी तैयारी? क्या आप कर रहे हैं सीटेट एग्जाम की तैयारी? तो इस बार आपकी तैयारी बहुत ही बेहतरीन चल रही होगी। कल हमारी कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी जिसकी वजह से सेशन कंप्लीट नहीं हो पाया था। आज हम सेशन को पूरा कंटिन्यूअस करने वाले हैं। आज हम क्लास में यानी क्लास नंबर 9 में क्या पढ़ने वाले हैं, अधिगम प्रक्रिया की संबंधित जितने भी पीवाईक्यू क्वेश्चंस हैं उनको हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से डिस्कस करने वाले हैं। यानी इससे पहले जितने भी मैंने वीडियो आपको दिए हुए हैं सीटेट की प्रिपरेशन, चाहे तो आप यूपी टेट की कर रहे हो, चाहे आप रीट की कर रहे हो, यानी टीचिंग से रिलेटेड किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आई होप आपकी तैयारी बहुत ही बेहतरीन चल रही होगी। अगर आप किसी प्राइवेट स्कूल में डेमो तक दे रहे हैं तब भी उसके लिए मैं सेशन प्रॉपर अपलोड कर रहा हूं अपने चैनल पे। अगर आपने वो वीडियोस देखे होंगे तो आपकी तैयारी बहुत ही बेहतरीन चल रही होगी। तो चलते फिर आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करेंगे। आज का सेशन अगर आप पहली बार आए हैं तो आई होप आपको क्लास बहुत ही अच्छी लगेगी। अगर आप पहली बार आए हैं तो क्लास नंबर 9 है जहां पे हम अधिगम प्रक्रिया एवं सिद्धांत से रिलेटेड कुछ पीवाईक्यू क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। इससे पहले जो क्लास नंबर 7 थी, क्लास नंबर 6 थी, उसमें भी हमने कुछ इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू क्वेश्चंस डिस्कस किए हुए थे। जो आपने अगर क्लास देखी होगी तो ये क्लास भी आपको समझ में आ जाएगी। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं आप तो लाइक शेयर तो कर ही देंगे। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो फिर आप कर दीजिए। फिलहाल के लिए कोई कहने की बात तो है नहीं। चलते हुए फर्स्ट क्वेश्चन को पढ़िएगा और जवाब देने की कोशिश करें। देखो सारे क्वेश्चंस हम बहुत ही बेहतरीन ढंग से पढ़ने वाले हैं। यानी अधिगम से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस हैं। एक टॉपिक है जो 4 से 5 नंबर में सीटेट में आता ही आता है। सारी पीपीटी देखिए, एकदम बेहतरीन पीपीटी के साथ में हम सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। आई होप आप कॉपी पेन लेके बैठेंगे तो नोट्स बनाएंगे तो एक टाइम के बाद में वही होता है कि मैं कितना ही अच्छा पढ़ा लूं, अगर आप खुद से नोट्स प्रिपेयर नहीं करेंगे तो उतना समझ में नहीं आएगा, है ना। अभी तो क्वेश्चंस को देख के आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये क्वेश्चन तो हम इजीली जवाब दे पाएंगे, लेकिन अगर आप इनकी प्रैक्टिस करोगे तभी आप एग्जाम में वहां पे बढ़िया से क्वेश्चंस के आंसर को अटेम्प्ट कर पाओगे, है ना। तो वही है कि हो सके तो कॉपी पेन लेके बैठ जाइएगा और नोट्स बनाते रहिएगा, क्योंकि जब आप खुद के नोट्स से रिवाइज करते हैं तो तैयारी आपकी बहुत ही बेहतरीन हो जाती है ना। और जहां पे भी आपको सेशन में कहीं पर भी कोई दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम आपके अकॉर्डिंग वीडियो प्लान करने की कोशिश करेंगे 100%। चलते हुए स्टार्ट करेंगे। पहले फर्स्ट क्वेश्चन को लिखा हुआ है कि नेट, क्या लिखा हुआ है, नेट फ्लैंडर का शिक्षण संबंधी सिद्धांत संबंधित है। यानी एक साइंटिस्ट हुए जिनका नाम है नेट फ्लैंडर का शिक्षण संबंधी सिद्धांत संबंधित है। यानी ये सिद्धांत जो ये हाइपोथेसिस या ये प्रिंसिपल जो आपके सामने दिया हुआ है ये किससे रिलेटेड है इन्होंने बोला। तो ऑप्शन दिए हुए हैं आपके सामने, अंतःक्रिया विश्लेषण है या संसाधन विश्लेषण है या संस्था विश्लेषण है या इनमें से कोई नहीं। फटाक से आंसर करेंगे कि इसका आंसर जो है वो क्या होगा। अभी हम देखो क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, अभी नेक्स्ट स्लाइड में इन्हीं की हम डिटेल भी इन क्वेश्चन का समझेंगे कि ये आंसर है तो क्यों है। यानी हर क्वेश्चन का एकदम डिटेल से डिस्कशन करने वाले हैं ताकि उससे मतलब अगर कोई भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड आ जाता है तो क्वेश्चन छूटे ना, है ना। मतलब मेन फोकस हमारा रटने पे नहीं जाएगा, हम कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। क्लियर, चलते पढ़ते हैं। तो हमारा जो नेट फ्लैंडर ने सिद्धांत दिया था इनका संबंध ना तो देखो ना तो संसाधन विश्लेषण से इनका संबंध है, ना संस्था विश्लेषण से है और ना ही इनमें से किसी से। यानी हमारा अंतःक्रिया विश्लेषण जो है इससे रिलेटेड इनका सिद्धांत, यानी फर्स्ट ऑप्शन जो है एकदम क्लियर हो जाएगा। आई होप देखो ये सारी की सारी ऑफिशियल आंसर की, मैं अपने पास से कुछ भी ऐड नहीं कर रहा हूं। क्लियर इतनी बात। अभी हम इसके बारे में जानेंगे नेट फ्लैंडर का अंतःक्रिया विश्लेषण जो है वो क्या है। यानी अगली स्लाइड में हम इसको बहुत ही डिटेल में पढ़ने वाले हैं। पढ़िएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है संक्रिया अनुकूलन संबंधी अधिनियम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। यानी क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया है कि संक्रिया अनुकूलन संबंधी अधिगम, अधिगम यानी लर्निंग सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। अगर यहाँ पे अनुकूलन की बात करी गई है तो आप पहले बताइए। देखो हर वर्ड का मीन समझते रहिए। पढ़ने का मतलब केवल ये नहीं होता है कि आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर रहे हो, यानी हर वर्ड का मीन जब आपको पता होगा तो पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। तो यहाँ पे अनुकूलन की बात कही। अनुकूलन क्या है? एडेप्टेशन, यानी जब आप इन्वायरमेंट में अडाप्ट कर लेते हैं, आप कहीं भी नई जगह पे जब जाते हो तो आपको वहां के माहौल में ढलने के लिए 2-4 दिन लग जाते हैं ना। तो वही बात है, अगर आप उस माहौल में अपने आप को समायोजित कर लेते हो तो उस प्रक्रिया को हम अनुकूलन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनुकूलन बोलते हैं। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, सारे कॉन्सेप्ट इतने इजी है कि आप इजीली पास हो जाओगे सीटेट। अगर जितने भी मैंने सेशन दे दिए हैं उनको पढ़ लीजिएगा, आपको किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाने की कोई भी नीड नहीं होगी। चलिए पढ़िएगा कि संक्रिया अनुकूलन संबंधी अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। क्या वो पावलव है, स्किनर है, कोहलर है, थॉर्नडाइक है। देखो ना तो संक्रिया अनुकूलन से रिलेटेड पावलव है और ना तो कोहलर है। कोहलर ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया हुआ है, थॉर्नडाइक तो यहाँ पे होंगे नहीं। तो यहाँ पे कौन है? स्किनर, यानी स्किनर नाम के एक साइंटिस्ट है जिन्होंने क्या किया है, संक्रिया अनुकूलन अधिनियम सिद्धांत दिया है। तो सेकंड ऑप्शन जो है वो एकदम क्लियर हो जाएगा। आई होप आपको क्लास अच्छी लगेगी। इससे पहले मैंने अधिगम और अर्जन के बारे में डिटेल में बता रखा है कि अधिगम वो होता है जहां पे आप नियम पढ़ते हैं, मतलब किसी भी चीज को जब आप सीखते हैं तो उसके लिए आपको नियम पढ़ने पड़ते हैं। लेकिन अर्जन क्या होता है? अर्जन एक स्वाभाविक प्रक्रिया होती है, जैसे आपके एनवायरमेंट में जैसे लोग रह रहे होते हैं आप उन्हीं का अनुकरण करके सीखते हैं। जैसे वैगोत्स्की ने बोला हुआ है कि आपका समाज कैसा होना चाहिए, यानी आपके आपके आसपास के लोग जो लोग रह रहे हैं
वो बहुत ही ज्यादा क्या नाम इफेक्ट करते हैं हमारे जीवन को, और हमारे आसपास के लोग कैसे हैं, उनका नेचर कैसा है, ये बहुत बड़ा हमारे जीवन में मतलब कि कई काफी रोल निभाता है, काफी इंपॉर्टेंस है कि हम अपने आसपास के लोगों का यानी अपने आसपास का माहौल जो है वो हम अच्छा बनाए रखें। आपने बहुत सारे परिवारों को देखा होगा, बहुत सारी फैमिलीज को देखा होगा जो हमेशा बोलते रहते हैं कि हमें लड़ाई दंगल वाला माहौल नहीं चाहिए, हमारे बच्चों पे गलत इफेक्ट पड़ेगा, है ना। तो बच्चे वही सीखते हैं जो उनके परिवार, उनके आसपास समाज में होता है। क्लियर। तो सेकंड क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। तो अभी हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड एंड फोर्थ पे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड और फोर्थ में क्या बोला गया है। आई होप आपको फर्स्ट पहले तो इनका क्वेश्चन नंबर 1 और 2 का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ लीजिएगा, ताकि इससे रिलेटेड जब कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो उसको आप इजीली जवाब दे पाओगे। चलिए पढ़िए फर्स्ट क्वेश्चन में। अभी आपने पढ़ा था अंतःक्रिया के बारे में, यानी आपने फर्स्ट क्वेश्चन में अंतःक्रिया के बारे में पढ़ा, तो यहाँ पे दिया हुआ डिटेल क्या लिखा हुआ है कि शिक्षण में यानी जो टीचिंग होती है, अंतःक्रिया विश्लेषण श्रेणी पद्धति का विकास नेड फ्लैंडर ने 1955 से 1960 के मध्य किया था। यह तकनीक शिक्षक व शिष्य के मध्य केवल मौखिक अंतःक्रिया तक ही सीमित थी। मतलब यह एक टेक्निक थी, यानी एक टीचिंग जो टीचर्स हैं वो क्या करते हैं, क्लास में जाने से पहले लेसन प्लान बनाते हैं ना, यानी आज हमें क्लास में क्या डिस्कस करना है। तो ये एक ऐसी युक्ति थी जो केवल मौखिक अंतःक्रिया यानी बोल चाल तक ही सीमित थी, कि आप बच्चों से कैसे कनेक्ट करते हो, यानी आप उनसे बोल के कैसे कनेक्ट होते हो, तो यानी मौखिक अंतःक्रिया तक ही सीमित थी। और इसके बारे में सन भी बताया गया है 1955 से 1960 तक के बीच में इसके बारे में बताया हुआ है। लेकिन हो सकता है इस सन आपसे नहीं पूछा जाएगा, केवल मेन बात हमारी अंतःक्रिया की हो रही, तो अंतःक्रिया आप याद रखिए, और साइंटिस्ट का नाम याद रखिए, नेड फ्लैंडर ने किया था इस तकनीकी के बारे में। क्लियर इतनी बात। तो सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला गया तो वो भी पढ़ लीजिएगा। लिखा हुआ है कि संक्रिया अनुकूलन विस्तृत रूप से स्किनर, क्या लिखा हुआ है, स्किनर द्वारा चूहों और कबूतरों पर किए गए असंख्य प्रयोगों का निष्कर्ष है। देखो यहाँ पे क्या बात बोली, देखो एज अ क्वेश्चन ये साइंस का भी है यहाँ पे, कि संक्रिया अनुकूलन जो था वो कहां पे कह रहे, कबूतरों पर किए गए असंख्य, यानी चूहों पर भी काफी एक्सपेरिमेंट किए गए हैं यहाँ पे, और कबूतरों पर भी काफी एक्सपेरिमेंट किए गए हैं, असंख्य कह रहे हैं कि प्रयोगों का निष्कर्ष है। साधारण शब्दों में सक्रिय अनुकूलन शारीरिक इंद्रियों द्वारा किया गया व्यवहार का पुनर्बलन है। व्यवहार की बात करी जाए तो व्यवहार जो है वो मनोविज्ञान का एक अध्ययन होता है, यानी व्यवहार क्या है, वो मनोविज्ञान का एक अध्ययन होता है, जिससे कि इसकी ग्रहण करने की शक्ति बढ़ती है। क्लियर, इतनी बात आपको याद रखनी की। देखो यहाँ पे मेन बात आप इतना याद रखिए कि जो संक्रिया अनुकूलन या अधिनियम जो था, जो भी है उसके बारे में किसने बताया, किसने नहीं बताया, और ये किससे रिलेटेड है, अनुकूलन शारीरिक इंद्रियों से रिलेटेड है। इतनी बात याद रखना है। यहाँ पे क्वेश्चन जो पूछा गया था वो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड एंड फोर्थ को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड एंड फोर्थ में क्या बोला गया है, पढ़िएगा। लिखा हुआ है कि शिक्षाविद ने तत्परता का नियम, देखो यहाँ पे तत्परता के नियम की बात करी गई, तो तत्परता का नियम क्या था, कॉन्टिन्यूटी, लगातार काम करने के नियम के बारे में बताया गया है कि किस शिक्षाविद ने तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम प्रस्तुत किया है। बताइए, वो हिलगार्ड थे, थॉर्नडाइक थे, स्पेसर थे या रूसो थे? कौन से ऐसे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने तत्परता के नियम के बारे में बताया हुआ है? तत्परता यानी किसी भी काम के प्रति आपका लगातार यानी कॉन्टिन्यूस काम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। तत्परता का मतलब कॉन्टिन्यूस, यानी किसी भी काम को आप लगातार कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। तो इस नियम के बारे में किस साइंटिस्ट ने बताया हुआ है, कौन से हैं? देखो ये तो ना तो हिलगार्ड है, ना तो स्पेंसर है, ना ही रूसो है, ये थॉर्नडाइक है। कौन है? थॉर्नडाइक है, जिन्होंने क्या किया है, तत्परता के नियम के बारे में बताया हुआ है। आप एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, वहां पे इजीली आपको आसान से तरीके से याद आ जाएगा। क्वेश्चन को दोबारा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस आप प्रैक्टिस करते रहिएगा। हो सके तो नोट्स बनाते रहिएगा, स्क्रीनशॉट मारते रहिएगा, और कहेंगे तो मैं नोट्स भी प्रोवाइड करा दूंगा। आप कमेंट बॉक्स में बोलिएगा अगर आपको नोट्स चाहिए हो। चलिए आगे लिखते हैं। लिखा हो क्वेश्चन नंबर 4 में, निम्नलिखित में से कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है, मुझे बताइए। इनमें से कौन सी ऐसी रणनीति है, कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की रणनीति है जहां पे क्लासरूम का माहौल जो है बहुत ही एक्टिव हो? इनमें से चारों ऑप्शंस को पढ़िए और फटाक से जवाब दीजिए कि यहाँ पे क्या बात बोली जा रही है, कौन सा ऑप्शन जो है जहां पे बच्चा एक्टिव है। मैं आपसे बात कहना चाहूंगा कि हम सीडीपी डिस्कस कर रहे हैं। क्या सीडीपी यानी चाइल्ड डेवलपमेंट, यानी बाल विकास को डिस्कस कर रहे हैं। जहां पर भी आपको बच्चा एक्टिव दिख जाए, आप उस ऑप्शन के साथ में जाइए, कभी भी आपका ऑप्शन गड़बड़ नहीं होगा। 110% क्लियर मैं कह रहा हूं। तो बच्चा जहां पे एक्टिव हो उस कॉन्सेप्ट के साथ में, उस ऑप्शन के साथ में रहिए, कभी भी गड़बड़ नहीं होगा। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि निम्नलिखित में से यानी जो 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से कौन सी ऐसी रणनीति है, कौन सी ऐसी शिक्षा है जहां पे इस क्लास का माहौल जो है वो अच्छा बना रहा है। देखिएगा, पढ़ते फर्स्ट क्वेश्चन को, ऑप्शंस को पढ़ते, देखते क्या बात बोली गई। फर्स्ट ऑप्शन को बोला गया है समय सारणी और
बैठने की व्यवस्था में लचीलापन यानी समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन यानी यहां पे क्या बोला जा रहा है कि आप टीचर के प्रति यानी बच्चों के प्रति संवेदनशील है। जैसे मैं बात करूं कि पहले जमाने में क्या हुआ करता था कि बच्चे टीचर्स जो थे वो अपने अकॉर्डिंग चलते थे कि मुझे तो इसी तरीके से पढ़ाना है। लेकिन आजकल का माहौल क्या है, आप जानते हैं आजकल समावेशी शिक्षा चल रही है। समावेशी शिक्षा यानी इंक्लूसिव एजुकेशन। इसका मतलब ये होता है कि क्लासरूम में डिफरेंट टाइप का बच्चा बैठा हो, लेकिन आपको अपने डिफरेंट डिफरेंट टाइप के टीचिंग लर्निंग मटेरियल से और टीचिंग लेसन प्लान से यानी पढ़ाना है, बच्चों के अकॉर्डिंग काम करना है ना। गलतियां उनसे हो रही हैं बेशक, लेकिन आपको क्या करना है, गलतियों से सीख करके ही हमको उनको आगे बढ़ाना है। और गलतियों से हमें ये पता चलता है कि उनका दायरा कहां तक है और कहां तक वो सीख चुके हैं, है ना। ये तो हमें गलतियों से ही पता चलेगा। तो देखिए सेकंड में लिखा हुआ है कि केवल प्रस्तावित पाठ्य पुस्तकों पर आधारित अनुच्छेद, केवल पाठ्य पुस्तकों में जो दिया गया है क्या आप केवल वही पढ़ाओगे? है किताबों में जो लिखा है केवल आपको वही पढ़ाना है क्या? परीक्षाओं में अच्छे अंक, केवल आपको कंपटीशन कराना है कि इस एग्जाम में इसके अच्छे नंबर आने चाहिए, इसके अच्छे नंबर नहीं आए तो केवल आपको ये तो नहीं कराना है। बार बार ली जाने वाली परीक्षाएं, केवल क्लासरूम में आप टेस्ट लेते रहोगे तो ये भी नहीं हो सकता। तो हमें एक ही ऑप्शन जो एकदम करेक्ट दिख रहा है, लिखा हुआ है समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन। यानी आप बच्चों के अकॉर्डिंग संवेदनशील हैं कि बच्चा कहां पर जो है उसको समझ नहीं आ रहा है, क्या प्रॉब्लम रह गई है, हम उन चीजों को डिस्कस कर रहे हैं। इसलिए फर्स्ट ऑप्शन जो है वो एकदम क्लियर है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलते हैं फिर आगे, समझते हैं इनका जो देखिए कॉन्सेप्ट क्या बताया गया है। हो सकता है तो देख लेते हैं हमारे पीपीटी मास्टर ने इनका कॉन्सेप्ट बताया है कि नहीं बताया। हाँ बताया तो है, जरा पढ़िएगा कि क्वेश्चन नंबर 3 में जो क्या बताया गया था और क्वेश्चन नंबर 4 का डिटेल भी दिया गया है। पढ़िए ताकि किसी भी क्वेश्चन कैसे भी घुमा के पूछ दे आप इजीली उसका जवाब दे पाओ। पढ़िए लिखा हुआ है कि थॉर्नडाइक ने अधिगम के त्रिनियम तत्परता, अभ्यास एवं प्रभाव के रूप में सृजित किया। सीखने की तत्परता, सीखने के उपरांत उसका अभ्यास व्यवहार में करना और क्या लिखा हुआ है, तत्जनित प्रभावों का आकलन आवश्यक बताया गया है। यहाँ पे तत्परता के नियम के बारे में बताया गया है कि थॉर्नडाइक ने इस नियम के बारे में बताया हुआ है। यानी सीखने की तत्परता यानी कॉन्टिन्यूस आप सीखते हैं। आपको पता है कि इंसान जन्म से मृत्यु तक लगातार सीखता ही रहता है, उसका विकास जन्म से लेकर मृत्यु तक होता रहता है। तो उसके बारे में किसने बताया हुआ है? थॉर्नडाइक ने बताया हुआ। किसने? थॉर्नडाइक ने। और आकलन मतलब गलतियां हो रही हैं तो उन्हीं का उनसे आप आकलन कर पाते हो कि बच्चे का दायरा कहां तक है, यानी कहां तक उसने सीखा है। क्लियर? आगे देखो फोर्थ क्वेश्चन के डिटेल में क्या बोला गया कि समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है। यानी किस तरीके से बच्चे क्लासरूम में बैठते हैं उनका शेड्यूल आप बना दीजिएगा। एक आपको ऐसा नहीं करना है कि सारे माइंडेड बच्चे, टैलेंटेड बच्चे एक ही सीट पे बैठे हों, है ना। आपको वहां पे क्या करना है, समावेशी शिक्षा यानी आपको सभी को एक साथ लेके चलना है। ग्रुपिज्म नहीं होना चाहिए। फिलहाल के लिए आपको बच्चों को सेपरेट भी नहीं करना है। तो हो सके तो उनको सहयोग यानी डिस्कशन कराइए, डिबेट कराइए, कोलैबोरेट कराइए। सहयोग कराएंगे तभी वहां पे लर्निंग जो होगी वो बेटर होगी। क्लियर? तो वही लिखा हुआ, क्योंकि यह शिक्षा यह बताती है कि शिक्षा बालक के लिए ना कि बालक शिक्षा के लिए। यानी शिक्षा जो है वो बालकों के लिए है ना कि बालक शिक्षा के लिए है। क्लियर इतनी बात? तो ये बात समझ में आपको आ गई होगी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 पे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 और 6 में क्या बताया गया है। जरा पढ़ लेते हैं। देखो पढ़िए फटाक से क्वेश्चन नंबर 5 और 6 को, जवाब दीजिए क्वेश्चन आंसर को कमेंट बॉक्स में फटाक से। चलिए पढ़िए। देखो क्या बात बोली गई यहाँ पे, करें कि यह दृष्टिकोण की भाषा हमारे विचारों को आकार देती है। यानी लैंग्वेज की बात करें, देखो लैंग्वेज मैं आपको पहले बता दूं कि भाषा के बारे में कि भाषा क्या है। देखो लैंग्वेज की बात करी जाए तो लैंग्वेज जो है वो कम्युनिकेशन का एक माध्यम होती है। यानी ये एक जो है संप्रेषण का माध्यम है जिसके आप सपोज दैट आप इमेजिन करिए कि अगर भाषा ना होती तो हम कैसे रहते, बताइए। हम अपनी बातों को क्या आप तक पहुंचा पाते? नहीं ना। हम किसी भी तरीके से आपसे बोल पा रहे हैं, आपकी बातें हम तक पहुंच पा रही हैं तो वो लैंग्वेज के माध्यम से पहुंच पा रही है ना। तो इसीलिए बोला जाता है कि भाषा जो है वो एक संप्रेषण का माध्यम होती है, कम्युनिकेशन का माध्यम होती है, जहां पे हम अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचा पाते हैं और दूसरे की भावनाओं, थॉट्स को हम समझ पाते हैं। देखो मैं हमेशा कहता हूं कि आप काम करते रहिए, वही कि अपने आप में इतना मत देखिए कि इतना कंपटीशन बढ़ रहा है। आप खुद देख रहे हैं 20 लाख लोगों ने सीटेट में फॉर्म डाला था, केवल 3 लाख लोग पास हुए हैं, है ना। इतना फेलियर क्यों आ रहा है? क्योंकि आपको करेक्ट गाइडेंस की जरूरत है। समझ रहे हैं आप? तो खुद का काम करते रहिए, ये कंपटीशन बढ़ता रहेगा दिन पर दिन। एक ऐसी स्थिति आएगी तब आप ये सोचोगे कि हमने टाइम को क्यों सही से यूटिलाइज नहीं किया। समय का एक एक मोमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप उसका यूज करिए जितना भी हो सके। क्योंकि हमेशा मैं भी बोलता हूँ कि मेरा तो स्टेटस ही है कि आई एम अ लर्नर। मैं सीखता हूँ, हमेशा सिखाता हूँ। मैं मेरी टीचिंग लर्निंग मटेरियल भी या टीचिंग लर्निंग मेथड भी हमारे वही है कि आई ऑलवेज यूज इमेज, कलरफुल प्रेजेंटेशंस, फोकस ऑन द ग्रुप एक्टिविटीज टू एंगेज माय होल स्टूडेंट्स।
For me, every student is equal and special on their way. है, I have tried to achieve brilliance throughout my journey so far. हमने पूरे जीवन में यानी जो हमारा 5 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस है उसमें भी हमने ब्रिलियंस को अचीव करने की कोशिश करी है. जितने भी मैंने कोशिश करी है उस तरीके को मैं आपके अकॉर्डिंग या आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं वही. ठीक है, तो वही है, आप सीखते रहिए, हमेशा सिखाते रहिएगा. ये नहीं होना चाहिए मुझे तो सब कुछ आ गया है. ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी. तो भाषा जो है वो कम्युनिकेशन का एक माध्यम होती है. आगे चलते हैं लिखा हुआ है कि यह दृष्टिकोण की भाषा हमारे विचारों को आकार देती है. यानी लैंग्वेज के माध्यम से हम समझ पाते हैं कि आप कैसे हो. यानी आप 4 लोगों के सामने बात करोगे तो वो भाषा के माध्यम से बात करोगे ना, तो भाषा ही आपके विचारों को आकार देती है कि आप किस तरीके से सोचते हो, है ना. उदाहरण के लिए हम दुनिया के बारे में जिस तरह से चिंतन करते हैं और देखते हैं, भाषा उसका निर्धारण करती है. से संबंधित है, ये किससे संबंधित बताइएगा यहाँ पे. क्या भाषिक सापेक्षता से संबंधित है, भाषा का सामाजिकरण, स्टीफन क्रेसन का सिद्धांत है, या स्पीयर वोल्फ की परिकल्पना है. तो यहाँ पे ना तो भाषिक सापेक्षता है, ना भाषा का सामाजिकरण है, ना स्टीफन क्रेसन का सिद्धांत है. ये स्पीयर वोल्फ की परिकल्पना है. क्या है, स्पीयर वोल्फ की. चाहो तो इसको परिकल्पना बोलोगे या पाक कल्पना बोलोगे, बात एक ही है. तो फोर्थ ऑप्शन है डी ऑप्शन, जो एकदम क्लियर है. आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी. चलिए पढ़िए क्वेश्चन नंबर 6 को. एक शिक्षिका, यह विश्वास है, यानी एक शिक्षिका का विश्वास, एक टीचर जो है वो क्या कर रही है, उसका क्या एक बिलीव, एक विश्वास है कि मानव भाषा भी उसी तरीके से सीखता है जैसे वह अनुभव के माध्यम से अन्य दूसरे कौशल तथा योग्यताएं सीखता है. वे किस सिद्धांतवादी के विचार से सहमत हो. बताओ यहाँ पे, क्या ये प्याजे की बात कर रहे हैं, चॉम्स्की की बात कर रहे हैं, स्किनर की बात कर रहे हैं, क्या ये वैगोत्स्की की बात कर रहे हैं. बताइए यहाँ पे. एक शिक्षिका का विश्वास है कि मानव भाषा उसी तरीके से सीखता है जैसे वह अनुभव के माध्यम से दूसरे कौशल या योग्यताएं सीखता है. तो इसका ऑप्शन क्या होगा बताइए कमेंट बॉक्स में फटाक से. देखो, अगर प्याजे की बात करी जाए तो प्याजे ने आनुवंशिकी यानी हेरिडिटी को महत्व दिया हुआ है, और ये एक रचनाकार है. क्या है, रचनाकार है. इन्होंने कहा था कि बच्चा जो होता है वो नन्हा साइंटिस्ट होता है. कैसा होता है, नन्हा वैज्ञानिक होता है. क्या होता है, नन्हा वैज्ञानिक का मतलब यहाँ पे कि वो क्या करता है, खोज करता है. क्या करता है, खोज करता है. आप भी बचपन में बड़े क्यूरियस रहे होंगे, चीजों को सोचने समझते होंगे, है ना. तो वही बात यहाँ पे कह रहे. और चॉम्स्की की बात करी जाए या स्किनर की बात करी जाए, वैगोत्स्की ने क्या बोले, को वैगोत्स्की बहुत इंपॉर्टेंट है सीटेट में. इन्होंने समाज को बहुत इंपॉर्टेंस दी हुई है कि हमारे आसपास के लोग कैसे हैं. और इस चीज में मैं भी बिलीव करता हूं कि अगर हमारे आसपास अच्छे लोग हैं तो हम वही है कि हमारे थॉट भी उसी तरीके के आते हैं जैसे हमारे आसपास के लोग होते हैं. तो हो सके तो अपने आसपास पॉजिटिव माहौल बनाए रखिएगा. कोशिश करिए 2-4 लोग अच्छे हो जाएं, ज्यादा भीड़ भाड़ मत इकट्ठी करिएगा ना. तो वही है, दुनिया में 99 पॉइंट जो है वो निगेटिविटी फैलाने वाले हैं. कोई भी काम आप करने जाओगे तो वो बोलेंगे यार तेरे खानदान में तो ये किसी ने किया नहीं होगा, तू कैसे कर लेगा ना. तो ऐसे लोगों से दूर रहिए, मेरी बात मानिएगा. लिखा हुआ ठीक है. तो यहाँ पे जो चॉम्स्की है इनसे रिलेटेड है ये क्वेश्चन जो है एक दूसरे, यानी इस ये विचार जो होते किससे सहमत है, ये चॉम्स्की से सहमत है. और चॉम्स्की के बारे में एक बात मैं और बताना चाहूंगा कि अगर चॉम्स्की की बात करें तो इन्होंने कहा है कि बच्चा शुरुआत में जब पैदा होता है तो उसके अंदर लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होती है, यानी भाषा अधिग्रहण यंत्र होता है. इस क्षमता के साथ में हर एक बच्चा जीवन में पैदा होता है. यानी वो शुरुआत में स्कूल जाने की उसको कोई भी जरूरत नहीं है, वो अपनी इस लैंग्वेज यानी इस क्षमता के साथ में पैदा होता है. वो आसानी से किसी भी लैंग्वेज को सीख लेता है. अब छोटा बच्चा आप देखते होंगे, चाहे वो कनाडा में चाहे अमेरिका में कहीं भी पैदा हो, वो इजिली वहां की लैंग्वेज को ऑक्युपाई कर लेता है, समझ लेता है. तो आपको स्कूल भेजने की आवश्यकता नहीं है. तो ये चॉम्स्की ने कहा है कि भाषा जो बच्चे के अंदर लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होती है. तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी. तो अभी हम चलेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 7 पे. देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 और 8 क्या कह रहे हैं. वैसे हम डेली 7 से 8 बजे के बीच में आपके बीच आ रहे हैं. कहीं पर भी अगर आपको डाउट दिखता है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम आपके सारे डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश परमानेंट कर रहे हैं. तो आई होप आपको सेशन अच्छा लग रहा होगा. अगर अच्छा लग रहा हो तो प्लीज लाइक शेयर तो यार कर ही देना. ये कोई कहने की बात तो होती नहीं, फिलहाल आप सभी जानते हैं कि एक वीडियो में कितनी मेहनत लगती है. ये कहने की बात नहीं है, फिलहाल मैं कह रहा हूं. ठीक है, चलिए पढ़िएगा. लिखा हुआ है कि बच्चे की पूर्व भाषिक अवस्था की विशेषता है. देखो, पूर्व भाषिक अवस्था की बात करी जाए, क्या विशेषता है, क्वालिटी कौन सी ऐसी है जो बच्चे की पूर्व भाषिक की है. क्या है, एक शब्द बोलना, 2 शब्द. देखो 2 शब्द कब बोलता है बच्चा, लगभग किससे 2 वर्ष की उम्र में बोलने लगता है. एक शब्द या 1.5 साल की उम्र में बोलने लगता है, 1 साल तो लग ही जाता है. पूर्व भाषिक की बात है, ऐसे में बच्चा रोने लगता है, रोना सीख जाता है, कूकना सीख जाता है, बलबलाना सीख जाता है. तो ये ऑप्शन जो है वो एकदम करेक्ट है. पूर्व भाषिक की बात करी जाए तो ऐसे में बच्चे बॉबलिंग करने लगते हैं, रोना सीख जाते हैं, है ना. बाकी अगर 1 साल का बच्चा होता है तो कम से कम 1 वर्ड तो बोलना सीख ही जाएगा. 1 या 1.5 साल में बोलने लगता है. 2 शब्द में तो उसको 2 साल लग ही जाते हैं बोलने में.
ठीक है, तारशैली तो नहीं सीख पाएगा भाई, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो एकदम क्लियर है। चलिए आगे पढ़ते हैं। लिखा हुआ है कि हमारे शरीर की भाव भंगिमा, हाव भाव और देखने का तरीका के उदाहरण है। यानी हम हमारे शरीर की भाव भंगिमा, हाव भाव, एक्सप्रेशंस की बात कर रहे हैं, और देखने का तरीका यानी ऑब्जर्वेशन का तरीका कैसा है, ये उदाहरण किसके हैं? क्या ये संकेत कर रहे हैं हम? क्या ये शाब्दिक व्यवहार है? क्या ये कंप्यूटर संप्रेषण है? कंप्यूटर की तो बात यहाँ पे करी नहीं गई। ये अशाब्दिक व्यवहार है। कैसा है? अशाब्दिक व्यवहार है। तो बी ऑप्शन जो है वो हमारा एकदम क्लियर है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये ऑफिशियल आंसर की है। तो अभी हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 9 और 10 पे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 और 10 में क्या बात बोली जा रही है। पढ़िएगा और जवाब देने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे प्याजे चचा की बात हो रही है। प्याजे बड़े इंपॉर्टेंट है हमारे सीटेट की बात करी जाए तो। प्याजे ने आनुवंशिकी को बहुत महत्व दिया हुआ है। इन्होंने कहा है कि इन्होंने डेवलपमेंट को यानी विकास को क्या किया है, 4 चरणों में बांट दिया है कि विकास ऐसे ऐसे होता है। क्लियर। और अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत प्याजे और वैगोत्स्की की बात करी जाए तो इन्होंने संज्ञानात्मक सिद्धांत यानी सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के बारे में बताया हुआ है, जो थोड़ी इनकी समाज से रिलेटेड है, यानी हमारे आसपास के लोग कैसे हैं। आगे लिखा हुआ है संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है कहलाती है। क्या कहलाती है? देखो, स्कीमा क्या होता है, प्रतिक्षण क्या होता है, समावेशन क्या होता है। जब आप अपने दिमाग में कुछ चेंजेस करके कुछ ऐड करते हैं, है ना, वही बात यहां पे कह रही है। संशोधन की बात करें, जब आप किसी इंफॉर्मेशन को अपने दिमाग में थोड़ा संशोधित करके ठीक करते हो। जैसे मान लीजिएगा रास्ते पे कोई जा रहा है, कोई जानवर जा रहा है, मान लीजिए कोई जा रहा है जानवर, ठीक है, तो किसी दूसरे ने बोला कि अगर शेर जा रहा है तो अगर हिरन जा रहा है ना, तो ऐसे में क्या करोगे, आप उसको समझाओगे, अरे यार क्या बोल रहा है, कुत्ता जा रहा है तो उसे बिल्ली बोल रहा है, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो आप समझ के उस अपनी इंफॉर्मेशन को ठीक करोगे और समायोजन करोगे वहां पे, है ना। आप कुत्ते को बिल्ली थोड़ी ना बोल दोगे, बिल्ली को बकरी नहीं बोल दोगे। रास्ते पे जो चल रहा है, अगर कोई दूसरा आपसे कह भी दे रहा है कि यार ये तो बिल्ली नहीं कुत्ता है ना, तो आप अपने दिमाग में जो इंफॉर्मेशन पहले से फीड थी उसको अकोमोडेट यानी सही करने की कोशिश करोगे, संशोधित करने की कोशिश करोगे कि तुम यार गलत कह रहे हो, नहीं मैं सही देख रहा हूं कि ये कुत्ता है तो कुत्ता ही है ना, मैं इतना पागल तो हूं नहीं। तो संशोधन की बात करें तो ये समायोजित कर रहे हो आप, क्या कर रहे हो, समायोजित। और समावेशन का मतलब क्या होता है कि कोई कह रहा है तो आपने उसको उसकी बात को अपने दिमाग में समायोजित किया। क्लियर। स्कीमा का मतलब क्या होता है, अपने दिमाग में आप कुछ फीड करते हो। क्लियर। तो ये बात समझ में आ गई होगी। तो फर्स्ट ऑप्शन जो यहाँ पे क्लियर है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। अनुभव, अनुभव यानी क्या, एक्सपीरियंस, प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन होना ही अधिगम है। देखो यहाँ पे व्यवहार की बात करी जाए तो मनोविज्ञान जो है वो व्यवहारों का अध्ययन होता है। साइकोलॉजी क्या है, व्यवहारों का अध्ययन होती है। में परिवर्तन होना आपको पता होना चाहिए कि व्यवहार यानी अधिगम क्या है, जब आप किसी भी अपने नियम रूल रेगुलेशंस में चेंजेस करने की कोशिश करते हो तो वहां पर भी इसकी जरूरत पड़ती है। परिवर्तन होना ही अधिगम है। अधिगम की आप परिभाषा किसने दी है, फटाक से आंसर करेंगे कि अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन होना ही अधिगम है। अधिगम की यह परिभाषा दी है किसने, क्या ये स्किनर ने दी हुई है, हिलगार्ड ने दी हुई है, गेट्स एंड अन्य द्वारा दी गई है, जेपी गिलफोर्ड के द्वारा दी गई है। फटाक से कमेंट में आंसर करेंगे कि क्वेश्चन नंबर 10 में कौन सी बात बोली गई है, यहां पे क्या होगा आंसर। स्किनर है, हिलगार्ड है, गेट्स एंड अन्य द्वारा, या जेपी गिलफोर्ड। देखो स्किनर की बात तो यहां पे करी नहीं गई है, हिलगार्ड भी नहीं होंगे, गेट्स एंड भी इसके द्वारा, जेपी गिलफोर्ड जो है जिन्होंने अधिगम की ये परिभाषा बताई है कि अगर हम अपने व्यवहार में परिवर्तन या चेंजेस करते हैं तो ये इसके अधिगम की डेफिनेशन है, परिभाषा है। क्लियर। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 11 पे। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। पढ़िए, फटाक से जवाब देने की कोशिश कीजिए। ओवरऑल 15 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। कल भी हम 15 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले थे, लेकिन लाइट या कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से सेशन बीच में ही इनकम्प्लीट रह गया था, सॉरी फॉर दैट। आगे लिखा हुआ है धार्मिक शिक्षा के प्रखर समर्थक कौन है। धार्मिक शिक्षा जो है यानी धर्म से रिलेटेड कौन सी शिक्षा है, उसके समर्थक कौन है। प्रखर यानी सबसे तेज समर्थक कौन है, क्या वो व्यवहारवादी हैं, आदर्शवादी हैं, या यथार्थवादी हैं, अस्तित्ववादी। फटाक से कमेंट में आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या है, यहाँ पे कौन है, व्यवहारवादी हैं, आदर्शवादी हैं, या फिर यथार्थवादी, या फिर अस्तित्ववादी हैं। देखो यहाँ पे आदर्शवादी की बात करी जा रही है, किसकी, आदर्शवादी की। देखो धर्म से रिलेटेड है तो ऑब्वियसली ये आदर्शवादी ही होंगे, है ना, व्यवहारवादी तो होंगे नहीं। यथार्थवादी की बात यहाँ पे करी नहीं गई, अस्तित्व तो यहाँ पे कोई बात करी नहीं गई। तो यहाँ पे हमारा सेकंड ऑप्शन जो है वो हमारा एकदम क्लियर है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो सेकंड ऑप्शन जो है वो इसका क्लियर है। पढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए क्या बोला गया है। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा प्रणाली वैज्ञानिक प्रगति का समर्थन करती है, यानी कौन सी ऐसी रणनीति है, शिक्षा प्रणाली है
वैज्ञानिक प्रगति का समर्थन कर रही है, बताइएगा कौन सा है? क्या वो यथार्थवादी शिक्षा है, आदर्शवादी शिक्षा है, प्राकृतिक शिक्षा है? इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर कमेंट करेंगे कि यहाँ पे कौन सी बात बोली जा रही है, कौन या यथार्थवादी है, आदर्शवादी है या फिर प्राकृतिक है? फटाक से कमेंट करेंगे। तो यहाँ पे देखो यदि को जब भी आपके सामने शिक्षा प्रणाली वैज्ञानिक प्रगति से आ जाएगी तो वो यथार्थवादी होती है। देखो वैज्ञानिक का नाम आएगा तो वो यथार्थवादी से रिलेटेड होता है, ना कि आदर्श से। प्राकृतिक तो यहाँ पे बात नहीं करी गई, इनमें से कोई नहीं। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो एकदम क्लियर है। पढ़ जाते हैं आगे थोड़ा, क्वेश्चन नंबर 13 पे चलेंगे। पढ़िए क्वेश्चन नंबर 13 को जवाब देने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 को कि प्रयत्न एवं त्रुटि सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे? देखो ये क्वेश्चन वो, देखो जितने भी मैंने वीडियो दे रखे हैं, मैं सारे वीडियोस की अगर बात करूं तो मैंने वही क्वेश्चंस उठाए हुए हैं ज्यादा से ज्यादातर जो 100 टाइम रिपीट होते हैं, है ना। मैं ऐसे किसी भी क्वेश्चन को नहीं ला, आप किसी भी बुक को अगर देखेंगे तो 100 टाइम ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं। सीटेट में अभी जो 15 तारीख को जो एग्जाम हुआ था, तो उसका अगर आप वो पैटर्न उठा के देखेंगे तो वहां पर भी ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हुए हैं। और जितने भी मैंने, चाहे तो हिंदी पेडोलॉजी की बात करी जाए, हिंदी गद्यांश हो, चाहे हिंदी पद्यांश हो, चाहे तो वो साइंस हो, इसके अलावा जितनी भी मैंने सीडीपी क्लासेस दी पेडोलॉजी की, सारे क्वेश्चन हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपलोड कर रहे हैं। और डेली हम अपलोड कर रहे हैं, डेली पर डेली। आप किसी भी टीचिंग बैकग्राउंड से अगर जुड़े हुए हैं तो आप हमसे कनेक्ट होने की कोशिश कीजिए, मैं आपकी सारे डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ डेली पर डेली। चलिए, लिखा हुआ है कि प्रयत्न एवं त्रुटि सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे? क्या वो हेगार्टी थे, थॉर्नडाइक थे, गेस्टाल्ट थे, या इनमें से कोई नहीं? 13 का आंसर क्या होना चाहिए? फटाक से कमेंट करेंगे कि जो है प्रयत्न एवं त्रुटि, यानी प्रयत्न जब आप कोशिश करते हो, त्रुटि का मतलब क्या है कि जब आप काम करते हो तो गलतियां तो होंगी होंगी ऑब्वियसली, है ना। गलतियां करना तो स्वाभाविक होती हैं, स्वभाव से ही होती हैं, है ना। तो ये बात यहाँ पे बोली जा रही है। 13 में क्या आंसर होगा बताइए? तो यहाँ पे 13 जो है प्रयत्न एवं त्रुटि जो है वो थॉर्नडाइक से रिलेटेड है। किससे? थॉर्नडाइक से रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर 2 एकदम करेक्ट हो जाएगा। पढ़िए नंबर क्वेश्चन नंबर, कोहलर ने किस सिद्धांत का विकास दिया हुआ है? देखो कोहलर की अगर बात करी जाए कि कोहलर ने किस सिद्धांत का विकास दिया हुआ है, क्या वो प्रयत्न एवं त्रुटि? प्रयत्न एवं त्रुटि का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया हुआ है, अनुकरण का स्किनर ने दिया हुआ है, संबंध प्रत्याता ये नियम है नहीं। यहाँ पे क्या है, कोहलर से बात आ रही तो अंतर्दृष्टि का सिद्धांत जो दिया हुआ है वो कोहलर ने दिया हुआ है। किसने? कोहलर ने दिया हुआ है। तो थर्ड ऑप्शन जो है वो एकदम क्लियर है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ओवरऑल हम क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 को फटाक से पढ़िए और जवाब दीजिए। लास्ट क्वेश्चन का आंसर तो आप कर ही देंगे कि क्या बात बोली गई यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 में। पढ़िएगा और जवाब दीजिए। क्या लिखा हुआ है? रूसी मनोवैज्ञानिक पावलोव का क्या सिद्धांत है? बताइए फटाक से कमेंट करके। निरीक्षण एवं तर्क सिद्धांत है, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत है, समस्या समाधान है, या इनमें से कोई नहीं? 15 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे कि यहाँ पे आंसर हमारा कौन सा होगा, बताइएगा। देखो यहाँ पे रूसी मनोवैज्ञानिक पावलोव की बात हो रही। पावलोव ने क्या किया था? शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत दिया हुआ। किसका? शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत दिया हुआ है। ना तो यहाँ पे निरीक्षण की बात है, ना समस्या समाधान की है, और इनमें से कोई नहीं। तो सेकंड ऑप्शन जो है वो हमारा एकदम क्लियर हो जाएगा। तो आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। ओवरऑल 15 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हुए हैं। कहीं पर अगर आपको डाउट रह गया हो तो वो आप कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। फिलहाल की जो हम नेक्स्ट वीडियो लाएंगे तो उस क्वेश्चन को हम फिर से उठा लेंगे। फिलहाल के लिए तो ये ऑफिशियल आंसर की है, गड़बड़ तो कुछ होगा नहीं। फिर भी अगर आपको ऐसा कुछ लग रहा है तो आप मुझे बता के जाइएगा, हम आपके डाउट को क्लियर करने की कोशिश तो करेंगे, है ना। ओवरऑल 15 में से कितने आपने सही किए वो आप कमेंट बॉक्स में बता के जाएंगे कि 50 ओवरऑल 15 आपने किसने सही किए और कहाँ पे आपको डाउट रह गया वो आप बता के जाइएगा। नेक्स्ट वीडियो हम आपके अकॉर्डिंग प्लान करेंगे। 100% आप जो है जो भी बात रह गई वो कमेंट, जो भी टॉपिक आपको चाहिए कमेंट बॉक्स में आप तुरंत कमेंट करिएगा। मैं आपके अकॉर्डिंग नेक्स्ट वीडियो प्लान करूंगा 100%। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, थैंक यू सो मच।